Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements is or are correct? Statement 1, the entropy of isolated system with PV work only is always maximized at equilibrium. Statement 2, it is possible for the entropy of a closed system to decrease substantially in an irreversible process. Statement 3, the total entropy can be created but not destroyed. Statement 4, delta S system is zero for reversible process in an isolated system. Option A, statement 1, 2 and 3 are correct. Option B, statement 2 and 4 are correct. Option C, statement 1, 2 and 4 are correct. Option D, all of these are correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंट्रोपी टॉपिक के ऊपर से स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इन डिफरेंट कंडीशंस और हमसे पूछा गया है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फिर उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। एंट्रोपी से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि प्रोसेस कैसा भी हो, जो नेट यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। थर्ड हमारा जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है उसको हम एंट्रोपी ऑफ टोटल भी लिख सकते हैं या फिर यूनिवर्स लिख सकते हैं और वो होती है इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स। तो हमारा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यानी कि एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। तो हम सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड करेंगे और उनको प्रोसेस करेंगे कि क्या उनके अंदर गिरे रखा है और वो सही है कि गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विद पीवी वर्क ओनली इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें पीवी वर्क ओनली हो रहा है। हमसे बोला गया कि जो एंट्रोपी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो ठीक है, इसको लिखने के लिए हम जो इनिशियल हमारी स्टेट है उसको हम ए लिख लेते हैं और ये हमारा जा रहा है बी स्टेट के अंदर। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाता है। प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारा जो एंट्रोपी ऑफ बी है वो ज़्यादा होगी, यानी कि डेल्टा एस ऑफ बी इज मोर देन डेल्टा एस ऑफ ए, तभी हमारे ये प्रोसेस आगे की तरफ जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू में हमारा बी स्टेट प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से देयरफॉर एंट्रोपी also maximum at equilibrium। तो क्योंकि हमारा जो स्टेट बी है उसके अंदर उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है स्टेट बी की कंपेयर टू स्टेट ए, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी होगा वो प्रेजेंट होगा, इस वजह से जो एंट्रोपी है वो भी मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेट, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो इस पर हम टिक लगा देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो गिवन है वो है द इट इज पॉसिबल फॉर द एंट्रोपी ऑफ क्लोज सिस्टम टू डिक्रीज सब्सटैंशियली इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो हमारी स्टेटमेंट 2 के अंदर दे रखा है कि एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज सिस्टम सब्सटैंशियली डिक्रीज हो सकती है इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस के अंदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम विदाउट चेंज ऑफ हीट, यानी कि हीट को बिना यूज किए हुए अगर सिस्टम वर्क करता है, देन उसका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिक्रीज करेगी, देयरफॉर उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा सिस्टम का। तो ऐसे कंडीशन, अगर ये हमारा कंडीशन आ जाए जिसके अंदर जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस। और हमें पता है कि एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। देयरफॉर फॉर क्लोज्ड पीवी वर्क, जो कि इरिवर्सिबल है, जो कि हमारा इरिवर्सिबल है, एंट्रोपी के अंदर एक सब्सटैंशियल डिक्रीज होना पॉसिबल है। डेल्टा एस कैन डिक्रीज। फिर हमारी थर्ड स्टेट, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, टोटल एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। इसका रीजन हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि स्टेट करता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इसका मतलब अगर सिस्टम की एंट्रोपी किसी सिचुएशन में कम हो रही है तो हमारी सराउंडिंग की ज्यादा हो रही होगी और टोटल हमारी इंक्रीज ही रहेगी, या फिर दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी, या फिर सराउंडिंग की डिक्रीज हो रही है और सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। उस कंडीशन में भी हमारी जो टोटल एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होगी फॉर एनी प्रोसेस, और उस वजह से टोटल एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। हमारा स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 4, द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है और बोल रखा है उसका डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जीरो होगा। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं ए टू बी जा रहा है फॉरवर्ड, और बी टू ए हमारा आ रहा है रिवर्स रिएक्शन। तो जैसे ही हमारा ए टू बी कन्वर्ट हो रहा होता है डेल्टा एस इंक्रीजेस, और जब हमारा बी टू ए जा रहा होता है रिएक्शन, तो उस केस के अंदर हमारी जो एंट्रोपी की वैल्यू है डेल्टा एस डिक्रीजेस, और जो डेल्टा एस इंक्रीज है दैट इज इक्वल टू हमारा जो एंट्रोपी का डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इस वजह से जो हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम रहता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में वो डिक्रीज होता है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होता है जब वो रिस्पेक्टिवली बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा जाता है। तो डेल्टा एस सिस्टम हमारा जीरो हो जाता है। तो हमारी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट हो जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो the final answer is all of the statements are correct. I hope you understood it well. Best of luck.